भारत के इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी का संघर्ष आरंभिक दौर में सिर्फ क्षेत्रीय राज्यों के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि उसके प्रतियोगी यूरोपीय कंपनियों के साथ भी होता रहा। और इसके पीछे या इसका मुख्य वजह, एक ओर जहां व्यापारिक प्रतिस्पर्धा था, तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय या स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप कर अधिक से अधिक विशेषाधिकार प्राप्त करने की होड़ भी थी। इसी क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी व्यापारिक कंपनी फ्रेंच का आपस में संघर्ष हुआ और इसका जितना परिणाम इस युद्ध का जितना परिणाम इन व्यापारिक कंपनियों पर पड़ा, उससे कहीं ज़्यादा भारत के क्षेत्रीय स्थानीय शक्तियों की कमजोरियों के उजागर होने से भावी भविष्य की राजनीति पर पड़ा। तात्पर्य यह है कि ये युद्ध या जिस युद्ध की हम लोग बात करने वाले हैं, यह युद्ध महज व्यापारिक कंपनियों के बीच का संघर्ष मात्र ही नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत के भविष्य की दिशा तय करने के लिए एक शक्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने का भी अवसर प्रदान किया। हम जिस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं उसका नाम है एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष, या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी, उन दोनों के बीच का जो संघर्ष हुआ है इतिहास में, उसकी बात करने वाले हैं। एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष। यहां से पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जो पूरे वीडियो में आपको वो सारे फैक्ट मिल जाएंगे, जिसको आप सुन करके आसानी से प्रीलिम्स में पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। दूसरा, मेंस से भी यहाँ के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे इस बार यूपी पीसीएस में भी ये सवाल पूछा गया है मेंस में कि एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष का परिणाम क्या हुआ या क्या था, क्यों हुआ था, और फ्रांसीसी असफल क्यों हुए थे। तो अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष पे हम लोग बात करने वाले हैं। ये नाम है सिर्फ कि अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच में वॉर हुआ था। दरअसल ये युद्ध में सिर्फ दो ही पक्ष नहीं शामिल थे, बल्कि चार पक्ष शामिल थे। एक तरफ हैदराबाद के निजाम थे और कर्नाटक के नवाब थे, तो तीसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी और चौथी ओर फ्रेंच कंपनी थी। इन चारों के बीच आपस के संघर्ष को ही इतिहास में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष या एंग्लो फ्रेंच वॉर कहा जाता है, या रेवलरी कहा जाता है, प्रतिद्वंदिता। तो एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष हमारा आज का टॉपिक है। ये दरअसल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इस मामले में है क्योंकि इसमें अगर आप नहीं समझे रहेंगे एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष, ये दरअसल 1746 से शुरू होता है और 63 तक चलता है। लंबा युद्ध चलता है कंपनी के बीच, क्षेत्रीय राज्यों के बीच या स्थानीय शक्तियों के बीच। तो हम ये बात कर रहे थे कि ये दरअसल सिर्फ कंपनी का ही संघर्ष नहीं था, और इसमें दो ही पक्ष नहीं थे, बल्कि चार पक्षकार थे। और कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए हो गया है क्योंकि दो पक्ष के बीच में अगर युद्ध होता है तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे चार पक्ष हैं
तो यहाँ पे जो आपको समस्या आएगी, समस्या पहले से हम आपको बता देते हैं ताकि आप उस समस्या पर फोकस रखिएगा, उस प्रॉब्लम पे हमेशा ध्यान रखिएगा और जेहन में उसको बैठा करके रखिएगा और वही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपको समस्या आएगी, चारों पक्षों का नाम याद रखना है, कौन कौन से थे। पहले हम वो चुनौतियों के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारे सामने आएगी। तो चारों पक्षों का नाम याद रखना है। फिर युद्ध कहाँ कहाँ पे हुआ इन चारों पक्षों के बीच में, तो युद्ध स्थल का नाम याद रखना है। तीसरा, इन युद्धों का नेतृत्व कौन किया, युद्ध का नेतृत्व, ये याद रखना है। चौथा, जो नवाब या सूबेदार थे उनका स्थानीय राज्यों का, जैसे कर्नाटक और हैदराबाद का सूबेदार का नाम, एंड फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर का नाम, ये याद रखना है। फिर इनके बीच में जो ट्रीटी होता है, संधि, वो याद रखना है। तो ये कुछ चीज है जिसको आपको इस चैप्टर को समझने में समस्या उत्पन्न करेगी या प्रॉब्लम खड़ा करेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। हिस्ट्री है तो थोड़ा सा नाम और तिथि को लेकर के कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा, आश्वस्त रहिए। तो ये समस्या पर फोकस कीजिएगा, हम इसको साइंटिफिक तरीके से थ्रू मैप आपको दिखाते चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, याद हो जाए। तो आइए देखते हैं हम लोग आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक का युद्ध। इसका दूसरा नाम कर्नाटक का युद्ध भी है, कर्नाटक वॉर, क्योंकि इस युद्ध का जो ग्राउंड है, बैटल ग्राउंड, वो कर्नाटक है, कर्नाटक की भूमि है। ये कर्नाटक का मतलब वर्तमान कर्नाटक राज्य नहीं है। उस समय कर्नाटक का मतलब था तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा और कुछ केरल का हिस्सा को मिलाकर के कर्नाटक राज्य था। उसमें और भी छोटे छोटे कुछ राज्य थे, जैसे तंजौर। जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो स्वतंत्र राज्य के रूप में केरल, तंजौर राज्यों का उदय हुआ था। जैसे उत्तराधिकारी स्टेट, सक्सेसिव स्टेट, रेबेलियन स्टेट, विद्रोही राज्य, उसी तरह से स्वतंत्र राज्य। तो उन स्वतंत्र राज्यों में हम लोगों ने केरल और दक्षिण में तंजावुर की बात की थी। तो इस युद्ध का प्ले ग्राउंड था कर्नाटक। अब ये इस टॉपिक में हमें समझने की शुरुआत करने के लिए कुछ पहलुओं पर समझ लेना होगा ताकि आपको मेंस में आंसर राइटिंग करने में दिक्कत ना हो। पीटी में जो कॉन्सेप्ट है वो तो काम आएंगे ही आएंगे। हम लोग युद्ध के दौरान इन चारों पक्षों के बीच में जब संघर्ष होगा, उस संघर्ष के दौरान ये जो पॉइंट लिखे थे उनका जो नाम लेंगे वो इस पीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विशेष करके स्टेट पीसीएस में। और यूपीएससी में अगर पूछा जाएगा तो कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। और सामान्यतः यूपीएससी में यहाँ से पीटी के सवाल बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर पूछे जाते हैं, क्योंकि जब से जीएस आया है ऑप्शनल रहता तो पूछा जाता था, लेकिन जीएस के वजह से ये सब एरिया ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन स्टेट पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है। स्टेट पीसीएस नेट का एग्ज़ाम या पीजीटी, टीजीटी का एग्ज़ाम में आपको काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो हम जब इस कर्नाटक के युद्ध का बात करते हैं या आंग्ल फ्रेंच युद्ध का बात करते हैं तो इसमें हमको कुछ पहलुओं पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो देखना होगा
ये 3 चरणों में संपन्न हुआ। ये युद्ध 3 चरणों में हुआ। प्रथम वार या कर्नाटक का प्रथम युद्ध, इसको हम कर्नाटक के युद्ध के नाम से ही एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इसे इतिहास में कर्नाटक का युद्ध के नाम से ही जाना जाता है। तो कर्नाटक का फर्स्ट वार हुआ 1746 से 48 तक। सेकंड हुआ 1749 से लेकर के 54 तक। थर्ड हुआ 59 से या 58 से 1758 से 63 तक। ये 3 युद्ध हुए। कर्नाटक का युद्ध 3 चरणों में संपन्न हुआ। किसके किसके बीच में हुआ? तो इसके 4 पक्षकार हैं या 4 पार्टी है। कौन कौन सा है? तो पहला पार्टी इस हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम। दूसरा है कर्नाटक का नवाब। तीसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी। चौथा है फ्रेंच इंडियन कंपनी। ये 4 पक्षकार हैं और चारों के चारों इस युद्ध में शामिल रहे। अब इसमें हमको जानना क्या है, कैसे समझना है, ये भी जान लेते हैं। तो समझने के लिए हमको ये देखना होगा कि ये जो चारों युद्ध हुए हैं, तीनों युद्ध हुए हैं, इन युद्धों के पीछे कारण क्या है, इसी चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो फैक्टर बिहाइंड दिस वार या काउजेज ऑफ वॉर, इस युद्ध के कारण। पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि युद्ध का कारण क्या है, चाहे वो तीनों युद्ध हो, फर्स्ट वार हो, सेकंड वार हो, थर्ड वार हो कर्नाटक का। पहले देखेंगे कि युद्ध का कारण क्या है, फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें शामिल कौन कौन हुआ। शामिल पक्षकार, देखेंगे, फिर देखेंगे कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ। तो कारण, पक्षकार और परिणाम, यही पहलू को हम तीनों ही युद्ध में देखेंगे। प्रथम युद्ध में भी, फर्स्ट वार में भी, सेकेंड वार में भी और थर्ड वार में भी। इन्हीं चीजों पर हम बात करने वाले हैं। अब आप समझ सकते हैं, और सवाल भी आपसे यही पूछा जाएगा कि कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, परिणाम बताइए। पक्षकार या शामिल जो स्टेट है, पावर है, उसको तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। तो इस स्ट्रेटेजी पे हम लोग बात करने वाले हैं, और बाकी जो चैलेंजेस था, कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे आपको, वो हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं कहानी की शुरुआत कैसे होती है। दरअसल आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या कर्नाटक युद्ध महत्वाकांक्षा का परिणाम था। जब भी किसी 2 राज्यों के बीच या 2 शक्तियों के बीच में युद्ध होता है, तो किसी न किसी एक शक्ति के महत्वाकांक्षा का ही परिणाम होता है। अगर शक्तिशाली है तो महत्वाकांक्षा उसकी दूसरे राज्यों पर या दूसरे राज्यों को हासिल करने की होना स्वाभाविक है। कर्नाटक के इन तीनों युद्धों में इन चारों ही पक्षकारों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा थी, अपनी अपनी लालच थी, और उसी महत्वाकांक्षा और लालच का परिणाम है कर्नाटक का युद्ध। दरअसल कर्नाटक का युद्ध सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत की राजनीतिक कमजोरियों को उजागर नहीं करता है, बल्कि ये निर्णय भी कर देता है कि भारत के समकालीन शक्तियों में सबसे शक्तिशाली शक्ति कौन है, उस समय के
जो भी शक्तियां हैं, चाहे कंपनी हो, चाहे क्षेत्रीय राज्य हो, स्थानीय राज्य हो या मुगल हो, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर में हम लोगों को बहुत कुछ पता चल चुका है। तो जहाँ 1757 में वो युद्ध होता है, बैटल ऑफ प्लासी, उससे पहले 2 युद्ध ऑलरेडी यहाँ पे कर्नाटक में हो चुका है, 46 से 48 और 49 से 54 तक। अब बैटल ऑफ प्लासी 1757 में होता है, उससे पहले यहाँ पे विजय हासिल कर चुकी है ईस्ट इंडिया कंपनी। विजय हासिल करने के बाद आप देखेंगे कि इसी दौरान फ्रांसीसी बस्ती चंदरनगर पर भी कब्जा कलकत्ता में कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर अंग्रेजों की विजय हो चुकी थी। तो एक तरह से देखा जाए तो भारत की उस समय उभरती हुई शक्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी निकल करके सामने आई। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या घटना घटता है। ये दरअसल बैकग्राउंड बताने का उद्देश्य ये था ताकि आपका दिमाग खुल जाए, आगे हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आपको किसी तरह का कोई समस्या न आए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, थोड़ा सा फ्रेंच कंपनी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे इसको देखेंगे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी था, पब्लिक सेक्टर यूनिट था। ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइंट वेंचर प्राइवेट सेक्टर यूनिट थी, प्राइवेट यूनिट था, यानी कि इंग्लैंड के कैपिटलिस्टों का पैसा लगा करके कंपनी खड़ा किया गया था। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं था, किसी कैपिटलिस्ट का नहीं था, बल्कि वो सरकार का कंपनी था, पब्लिक सेक्टर यूनिट था। और आपको पता ही है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट में किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए उसमें शामिल तंत्र को बहुत पापड़ बेलना पड़ता है या संघर्ष करना पड़ता है, और ऊपर के आदेश से ही इनको, या सरकार के आदेश और निर्णय से इनको काम करना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर कंपनी तुरंत निर्णय लेती है, अपने फायदे जहां उसको दिखाई देता है वो निर्णय लेती है। लेकिन सरकारी कंपनी की ऐसी स्थिति नहीं होती है, वो इस हालत में नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो ये माइंड सेट कर लीजिए कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक पब्लिक सेक्टर यूनिट थी या लोक उपक्रम थी, जिसमें फ्रांसीसी सरकार का पैसा लगा था और वो फ्रांसीसी गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को यहां पर रिप्रेजेंट करता था। और ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड के, ब्रिटेन के कैपिटलिस्टों के इंटरेस्ट को यहाँ पे या उनके लाभ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी फायदे होते हैं वहाँ के इन्वेस्टर को मिलता है, और यहाँ पे जो कुछ भी फायदा होता है वो सरकार को मिलता है। और सरकारी तंत्र थोड़ा सा ढीला होता ही है, इसीलिए तो सरकार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। रेड रिबन सिस्टम इस पर हावी होता है, लाल फीता सही। तो दरअसल फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में होता है, 1664 में, और 1668 में ये पहली बार भारत में गुजरात के सूरत में अपनी कारखाना खोलती है। 1668 में सूरत में। ये इसलिए हम पॉइंट बताते चल रहे हैं क्योंकि ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको भी जानते चलिए। बाकी हम लोग देखेंगे एक अलग से चैप्टर की ये सारे कंपनियां कैसे कैसे स्थापित हुई, जिससे मेंस के वहां से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, पीटी के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो 1668 में सूरत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कारखाना खोली गई, और उसके बाद धीरे धीरे ये कंपनी दरअसल क्या करती थी कि भारत के बाजारों में फ्रांस से लाई हुई वस्तुओं को भी बेचती थी, सस्ते दामों पर बेचती थी, और यहाँ से सूती और सिल्क वस्त्र महंगे दामों में खरीद करके यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ले जाकर के बेचती थी। तो इनका जो व्यापारिक या ट्रेड पैटर्न था वो थोड़ा सा अलाभकारी था, ज्यादा फायदेमंद नहीं था जितना फायदेमंद अंग्रेजों का था। अंग्रेज यहाँ पर सस्ते से सस्ते दामों में खरीदते थे और अधिक से अधिक मुनाफा में यूरोप और अमेरिका में बेचते थे, और ये बेचारे
अपने सामानों को मार्केट में खपाने के लिए सस्ते दामों में बेचते थे और यहाँ से महंगे दामों में खरीद करके लेकर के जाते थे और कम मुनाफा में वहां पर बेचते थे। तो 1668 में यहाँ पर इनका दूसरा कारखाना खुला 1669 में मसूलीपट्टम। तीसरा कारखाना इन्होंने खोला पांडिचेरी में 1674 में। 1674 में पांडिचेरी, यही पांडिचेरी जिसे आज हम लोग पुडुचेरी कहते हैं, जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और यही पुडुचेरी या पांडिचेरी बाद में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का राजधानी बना। तो ये बाद में ये 90-92 में बंगाल में भी पहुंचे और बंगाल में चंदरनगर में 1690 में चंदरनगर में अपनी बस्ती खोली, फैक्ट्री खोली चंदरनगर में। तो आप ये पृष्ठभूमि समझ लीजिए फ्रांसीसियों के बारे में कि फ्रांसीसी इस समय कहां पे थे। अब कहानी की शुरुआत हम लोग करते हैं। एक और बात याद रखिएगा कि इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने व्यापारिक हित को पूरा करने के लिए किसी भी लेवल पर या किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार बैठी हुई थी और इसीलिए उसने अपने सैन्य शक्ति को भी मजबूत करना शुरू कर दिया था। और विशेष करके पुर्तगालियों से संघर्ष के दौरान उसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अपनी नौसैनिक शक्ति को काफी मजबूत कर लिया था। अब समुद्र में इनको चुनौती देने वाला कोई नहीं था। तुलनात्मक रूप से अगर फ्रांसीसियों की हालत देखी जाए तो फ्रांसीसी इस स्थिति में नहीं थे। तो फ्रांसीसियों की कमजोर कड़ी दो आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो ये पब्लिक सेक्टर यूनिट था, दूसरा ये नौसैनिक रूप से कमजोर थे बनिस्पत ईस्ट इंडिया कंपनी के। एक और पक्ष भी हमको समझना होगा, वो ये है कि भारत के बाजार पर नियंत्रण को लेकर के इन सारे कंपनियों में, चाहे पुर्तगाली हो, डेन हो, डच हो, ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फ्रेंच हो, ये सब के सब कंपनियां गला काट प्रतिस्पर्धा करती थी, किसी भी स्तर तक जा सकती थी। अगर इनकी बैर या दुश्मनी जन्मजात या पैदाइशी हो या पहले की ही दुश्मनी हो तो वो और खतरनाक हो जाता था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध का, आपस के बीच संघर्ष का एक और कारण यह था कि यूरोप में, अगर आप देखें तो यूरोप में फ्रेंच या फ्रांस और ब्रिटेन ये दोनों एक दूसरे का जानी दुश्मन थे। क्योंकि इस समय जो यूरोप का, जर्मनी, फ्रांस जैसे राज्यों का जो नियंत्रक या कह सकते हैं कि आधिपत्य स्टेट था, वो था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक पवित्र राज्य था और ऑस्ट्रिया का निर्णय या ऑस्ट्रिया के राजनीति का प्रभाव फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सारे राज्यों पर पड़ता था। क्योंकि यहाँ के राजा एक तरह से कह सकते हैं कि कुलीन राजा था और ईसाई धर्म के जो श्रेष्ठ प्रतिनिधि होते हैं, पोप, वो पोप दरअसल यही का था। तो यहां की सत्ता
पर जो व्यक्ति बैठता था उसका प्रभाव पूरे यूरोप के अन्य राज्यों पर पड़ता था। जैसे आज अगर हम देखें तो यूएई, सऊदी अरब की सत्ता पर जैसा शासक बैठेगा उससे पूरे इस्लामिक उम्मा स्टेट या इस्लामिक राज्यों पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद उससे पहले अगर देखा जाए तो तुर्की का खलीफा ही पूरे वर्ल्ड के इस्लामिक स्टेट का सर्वे सर्वा होता था। वो जो भी निर्णय लेता था सभी इस्लामिक स्टेट को मानना होता था। उसके खिलाफत से ही सभी इस्लामिक राज्यों का, चाहे भारत में हो, अफ्रीका में हो, यूरोप में हो, अरब कंट्री में हो, कहीं भी हो, उनकी वैधता सिद्ध होती थी। तो एक तरह से ये धार्मिक श्रेष्ठ नेता के रूप में था और यहां के उत्तराधिकारी या यहां के राजा ही यूरोप के सभी राज्यों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों का निर्धारण करता था। तो ऑस्ट्रिया के सक्सेसर को लेकर के, उत्तराधिकारी को लेकर के फ्रांस का अलग व्यवहार था या सोच था, तो ब्रिटेन का अलग था। ब्रिटेन किसी और को यहां उत्तराधिकारी चाहता था तो स्वाभाविक है कि फ्रांस किसी और को चाहता था, क्योंकि फ्रांस की राजनीति भी इस समय यूरोप में अस्थिर थी। भले ही राजतंत्र था, मोनार्की था, लेकिन अस्थिर थी। तो यहां पर उत्तराधिकार को लेकर के ये आपस में लड़ते रहते थे और यहां की राजनीतिक अस्थिरता के वजह से फ्रेंच और ब्रिटेन हमेशा लड़ते रहते थे। पुर्तगीज भी लड़ते थे, डेन भी लड़ते थे, सब लड़ते थे। और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं भारत पर पड़ता था, क्योंकि यहीं के तो कंपनी थी भारत में जो व्यापार करने आई थी। तो घर की लड़ाई ये लोग यहाँ के मैदान में सुलझाने की कोशिश करते थे। कर्नाटक के युद्ध में भी यही देखने को मिलता है कि यहां पर कुछ भी उथल पुथल होता है, यहां पर भी लड़ाई शुरू हो जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे शुरू हुआ कहानी। तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध की शुरुआत होती है वो दरअसल, ये इतना बैकग्राउंड आप समझ लीजिए, ये जो भी हम मोटे मोटे बात की है ये आपके एक सॉफ्ट प्लेन तैयार करने में आपको बहुत ही उपयोगी होगा आपको समझने में। अन्यथा इतिहास है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और समझने में मुश्किल होता है और इसीलिए स्टूडेंट थोड़ा सा परेशान भी हो जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे शुरुआत होता है। तो शुरुआत होता है दरअसल 1746 में प्रथम युद्ध। हम लोग अब बात कर रहे हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध के पीछे कारण। सबसे पहले हम लोग किए थे, याद होगा कि क्या कैसे हम लोग किस रणनीति पे हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे। तो कारण क्या था? तो जो सबसे पहले इस कर्नाटक का प्रथम युद्ध का कारण था वो था अंग्रेजी नौसेना के द्वारा फ्रांसीसियों के नाविकों को पकड़ लेना, या इनके जो जहाज थे उनको कब्जा कर लेना। सबसे पहला कारण यही था। क्यों? क्योंकि यूरोप में इनके बीच, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच मनमुटाव चल रहा था और उसी समय 1746 में अंग्रेजी नौसेना, जो शक्तिशाली नौसेना थी, फ्रांसीसी जहाज को पकड़ लिया जाता है और यही कारण बनता है इनके बीच का सीधे संघर्ष का। हालांकि इनके पीछे कई कारण हैं। इस बाजार पर नियंत्रण करने का, स्थानीय या क्षेत्रीय राज्यों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का, ये सब प्रतिस्पर्धा है। लेकिन बहाना चाहिए तो बहाना मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फ्रांसीसी जहाज को पकड़ लेना। ऐसी स्थिति में यहां पर पौंडीचेरी में यहां का गवर्नर है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का डुप्ले।
डुप्ले की प्रतिष्ठा पर सवाल उठ जाता है। डुप्ले इस सिचुएशन को या इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए, यहां पर मॉरिशस में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर ला बुर्डाने, ये नाम याद रखते चलिएगा, ये नाम इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ला बुर्डाने को मैसेज करता है, संदेश भिजवाता है, और ला बुर्डाने अपनी सेना लेकर के, नौसेना लेकर के यहां पहुंच जाता है, और पहुंच करके यहीं पर मद्रास, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का दक्षिण का आप कह सकते हैं प्रेसिडेंसी था या प्रांत था या केंद्र था, सेंटर था, उस पर कब्जा कर लेता है। ला बुर्डाने और डुप्ले दोनों मिल करके अपने नौका के साथ, या आप कह सकते हैं कि जो किया गया था अपहरण या कब्जा जलयान का, उसका बदला लेने के लिए ये लोग मद्रास पर चढ़ाई कर देते हैं, डुप्ले और ला बुर्डाने के द्वारा। याद रखिए, यूरोप में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो चुका है 1740 में कि ऑस्ट्रिया के सत्ता पर कौन बैठेगा। तो फ्रांस एक तरफ है, दूसरी तरफ ब्रिटेन है। अब उसकी आग यहाँ पर भी शुरू हो गई, और बहाना मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी नौसेना की ताकत में मदमस्त थी, और उसने क्या किया कि इनके जलयान को पकड़ लिया। ऐसी स्थिति में डुप्ले और ला बुर्डाने ने मिल करके मद्रास पर कब्जा कर लिया, और मद्रास पर कब्जा करने के उपरांत ला बुर्डाने चाहता था कि कुछ पैसा लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस दे दिया जाए, क्योंकि हमको भी यहीं पर व्यापार करना है, इनको भी यहीं पर व्यापार करना है, वहां की लड़ाई वहीं पर रहने दिया जाए। तो इसने यही किया कि 1746 में ही 4 लाख रुपए लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी से 4 लाख रुपया लिया, और 4 लाख रुपए लेकर के मद्रास को वापस दे दिया। लेकिन डुप्ले इससे संतुष्ट नहीं था। डुप्ले की महत्वाकांक्षा उफान पर था। वो चाहता था कि मद्रास को हम कब्जा कर लें, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का दक्षिण का केंद्र था, और इसने ऐसा किया भी। जब ला बुर्डाने नहीं चाहता था, ला बुर्डाने जब वापस चला गया मॉरिशस, तो डुप्ले अपने सेना लेकर के दोबारा मद्रास पर कब्जा कर लिया। अब ये अंग्रेजों के लिए एक तो पैसा भी गया, दूसरा फ्रांसीसियों ने, विशेषकर डुप्ले ने जो व्यवहार किया वो अंग्रेजों के लिए या ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए असहनीय हो गया। ऐसी स्थिति में मद्रास में जो क्लाइव था, वो क्लाइव ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से शिकायत किया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन कि हमारे प्रेसिडेंसी को डुप्ले के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है, कब्जा कर लिया गया है। अब कर्नाटक के जिक्र आता है तो थोड़ा सा कर्नाटक को भी हमको पहले समझ लेना होगा ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। कर्नाटक को समझने के लिए आपको, हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, पहले आप थोड़ा सा मैप में देख लीजिए क्या स्थिति था। दरअसल मोहम्मद शाह के समय से ही दक्षिण पर या दक्षिण का क्षेत्र, जैसा हम लोगों ने देखा था कि 19 से 39 तक मोहम्मद शाह का शासन था, मुगल बादशाह, और उसी दौरान
भारत के कई क्षेत्रों में, चाहे पूरब हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो, छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का अस्तित्व आ गया था, जिसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड किए थे। तो दक्षिण या दक्षिण में भी जो सूबा थे वो दरअसल हैदराबाद के नियंत्रण में था। मुगल का जो दक्षिण का सूबा था वो हैदराबाद के नियंत्रण में था, और हैदराबाद 1724 में आसफ जाह निजामुल मुल्क के द्वारा एक संप्रभु राज्य की स्थापना कर दी गई थी। हालांकि समय समय पर नजराना मुगलों को भेजा जाता रहा था, लेकिन दक्षिण की राजनीति का जो धूर था या केंद्र था वो हैदराबाद था। और हैदराबाद राज्य आप देखें तो कृष्णा नदी से लेकर के महानदी तक फैला हुआ था। अगर आप हैदराबाद को देखें तो ये कृष्णा नदी से लेकर के हैदराबाद तक फैला हुआ था, महानदी तक फैला हुआ था। महानदी और ये कृष्णा नदी, ये विस्तृत क्षेत्र हैदराबाद का था। इधर गोवा, और ये क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र अगर आप देखें तो ये सारे क्षेत्र मराठों का था। तो कृष्णा नदी से लेकर के महानदी तक, उड़ीसा तक का क्षेत्र हैदराबाद के स्टेट में था या हैदराबाद के था। इसके नीचे अगर देखें आप तो इसके नीचे का जो क्षेत्र था वो 2-3 राज्य थे। एक था कर्नाटक, दूसरा था एक और राज्य छोटा सा तंजौर, जो हमारे लिए जरूरत है उसी पे बात करेंगे। तो इस तरह से स्टेट का विस्तार था। तो कृष्णा से कावेरी नदी तक का जो क्षेत्र था ये क्षेत्र कर्नाटक का था। कृष्णा से महानदी का हैदराबाद स्टेट था। याद रखिए, दक्षिण की जिन सूबा की बात की है वो दक्षिण का सारा सूबा इसी हैदराबाद के नियंत्रण में था, जो छोटे छोटे 6 सूबे थे। और यहां पर इन क्षेत्रों में गवर्नर मुगलों के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। हैदराबाद में तो आसफ जाह ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर लिया था, लेकिन इन दक्षिण के राज्यों में सबसे शक्तिशाली राज्य यही था। मुगल सक्सेसर के रूप में या उत्तराधिकारी राज्यों के रूप में सबसे शक्तिशाली दक्षिण में यही था, इसलिए इसका प्रभाव इन राज्यों पर भी था। इधर मराठे थे, इधर छोटा सा तंजौर राज था। तो दरअसल होता क्या था कि मराठे समय समय पर इन राज्यों में आक्रमण किया करते थे। 1740 में भी मराठों ने आक्रमण किया, और आक्रमण करके कर्नाटक का जो नवाब था उसका नाम था दोस्त अली। मराठे हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों पर चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के लिए, अपने प्रभुत्व साबित करने के लिए आक्रमण किया करते थे। हम लोग देखे हैं कि हैदराबाद पर भी आक्रमण किया था, उड़ीसा में भी जाकर के उड़ीसा का प्रांत लिए भी थे मराठे। तो ये पूरे भारत में जा करके आक्रमण करते थे और उनसे चौथ और सरदेश मुखी समय समय पर लिया करते थे। इसीलिए तो मुगलों के बाद सबसे शक्तिशाली राज्य थे, इनको चुनौती देने वाला कोई नहीं था। और भारत में अगले साम्राज्य का दावेदार यही थे। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि 1761 का पानीपत का युद्ध हो गया और अहमद शाह अब्दाली के हाथों मराठों की पराजय होगी। अगर नहीं पराजय हुई होती तो भारत में न तो ईस्ट इंडिया कंपनी आता, न तो इस तरह की घटनाएं हमको देखने को मिलती। तो 1740 में ही 1740 में ही मराठों ने आक्रमण करके दोस्त अली की हत्या कर दी, और इसका दामाद था जो इसका सक्सेसर भी था,
उसको गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर के चले गए। जिसका नाम था चंदा साहब। चंदा साहब। अब ये सब नाम याद रखना होगा आपसे, क्योंकि आप जब मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे तो इन नामों का जिक्र करना पड़ेगा आपको। तो 1740 में मराठों ने कर्नाटक पर आक्रमण किया और आक्रमण करके दोस्त अली की हत्या कर दी और चंदा साहब को गिरफ्तार करके लेकर के चले गए। तो ये स्थिति 1740 की है। ऐसी स्थिति में कर्नाटक के उत्तराधिकारी के रूप में हैदराबाद का जो निजाम था, आसफ जाह निजामुल मुल्क, जिसने 1724 में हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया था, उत्तराधिकारी राज्य के रूप में, मोहम्मद शाह के समय में, उसने अपने विश्वास पात्र पदाधिकारी को, जिसका नाम था अनवरुद्दीन, उसको कर्नाटक की राज गद्दी पर बैठाता है। कर्नाटक राज्य की राजधानी थी इस समय अर्काट। तो अर्काट की गद्दी पर अनवरुद्दीन को बैठा देता है। तो यह है कर्नाटक के बारे में। तो दरअसल हुआ यही कि जब डुप्ले और ला बुडाने ने मद्रास को अपने नियंत्रण में ले लिया, तो क्लाइव हैदराबाद के निजाम के पास, हैदराबाद के निजाम कह रहे हैं, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास, जो 1740 में कर्नाटक की गद्दी पर बैठा था, उसके पास जाता है और कहता है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा किया गया है। याद रखिए, मद्रास इसी कर्नाटक स्टेट में था। अब कर्नाटक के नवाब को ये उसके राज्य की संप्रभुता का सीधे चुनौती था। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था? वो भी परेशान था इन कंपनियों के आपस के मतभेद से, इनके आपस के संघर्ष से, लड़ाई से। वो नहीं चाहता था कि उसके राज्य में इस तरह की घटनाएं हों। वो शांतिपूर्वक अपने राज्य का समृद्धि विकास पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि उसके समक्ष कई चुनौतियां थी। एक तो उत्तर की चुनौती थी, दूसरी ओर मराठे थे, तीसरे ये खड़े करने लगे समस्या। ऐसी स्थिति में उसने डुप्ले को एक कड़ा संदेश दिया कि आप इस क्षेत्र में अस्थिरता न फैलाएं। डुप्ले बहुत चालाक था। उसने ये कहा कि हम कोशिश इसलिए कर रहे हैं ताकि मद्रास को जीत लें और जीत करके हम आप ही को दे देंगे, और उसमें से जो लूट का माल हासिल होगा वो भी आपको देंगे। कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन इस प्रलोभन में या लालच में आ गया और मद्रास पर इनके कब्जा करने के दौरान किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप या प्रतिक्रिया नहीं किया। लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। मद्रास विजय के बाद भी डुप्ले ने कोई भी न तो लूट में हिस्सा दिया, न तो उस किले को ही इसके हवाले किया। अब ये कर्नाटक के नवाब के लिए, कर्नाटक के नवाब के प्रभुत्व के लिए उनके अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह था। ऐसी स्थिति में कर्नाटक के नवाब ने अपने सेना लेकर के, लगभग 10,000 का सेना लेकर के, यहीं पर एक वांडीवास है, सेंट टोमे है, सेंट टोमे पहुंच गया। पांडिचेरी के ठीक नीचे में सेंट टोमे है। 2-3 स्थल है, इसका नाम देख लीजिए आप क्रम से, ताकि आपको आसानी होगा। पांडिचेरी, सबसे पहले मद्रास, उसके बाद फोर्ट इसी में है, मद्रास में ही है फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट
मद्रास में नहीं, पांडिचेरी में है। उसके नीचे है सेंट टोमे, एक स्थल है सेंट टोमे, मद्रास सेंट टोमे। उसके नीचे है उसके नीचे है अर्काट, ये है अर्काट। ये नाम इसलिए हम लिखते रहे ताकि आपको सीक्वेंस याद हो जाए। और उसके नीचे है वांडीवास। ये सब नाम आपको आएगा। और उसके नीचे है पुडुचेरी या पांडिचेरी या पुडुचेरी। और इसी में है फोर्ट सेंट डेविड। फोर्ट सेंट डेविड दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी का फोर्ट है। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, कृष्णा नदी के दक्षिण में है। तो कर्नाटक के नवाब आरकाट से अपनी सेना लेकर के सेंट टोमे पहुंचता है और यहीं पर दोनों के बीच में युद्ध होता है। और फ्रांसीसियों का जो कप्तान था, कैप्टन पैराडाइज, इसके हाथों पराजित हो जाते हैं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन। पराजित होने के उपरांत अब इनके लिए कोई ऑप्शन या कोई अलग रास्ता नहीं बचता है कि ये क्या करें। लेकिन सौभाग्य कहिए कि 1748 में ही जो यूरोप में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष चल रहा था, वहां पे समझौता हो जाता है, जिसका नाम है उस समझौता का एक्स-ला-सैपेल का संधि। एक्स-ला-सैपेल संधि या ट्रीटी। इस संधि जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हो जाता है, तो इसके कारण यहां पर जो आपस में द्वंद्व था, युद्ध था, संघर्ष था, अविश्वास था, वो खत्म हो जाता है। और जीते हुए मद्रास प्रांत को, मद्रास प्रेसिडेंसी को अंग्रेजों को वापस कर दिया जाता है। और इस तरह से पहला युद्ध, कर्नाटक का पहला युद्ध समाप्त हो जाता है। तो कर्नाटक के पहला युद्ध में 3 पक्षकार, 3 पार्टी मिले। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से क्लाइव और उसके कप्तान पैराडाइज। अब हम दूसरा युद्ध देखते हैं। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आप समझ गए। गलती या मिस्टेक हुआ था अंग्रेजों के द्वारा। अगर अंग्रेजी नौसेना फ्रांसीसी जलयान को या शिप को कब्जा में नहीं लेते तो युद्ध की शुरुआत नहीं होती। बहाना मिल गया था। लेकिन ये चिंगारी यूरोप में लगी थी और उसकी लपट यहां तक फैली हुई थी। गवाह बना कर्नाटक। दूसरा युद्ध कर्नाटक का 1749 में शुरू होता है, 1749 में, और 54 तक चलता है। अब इसको हमको समझने के लिए थोड़ा सा जो हमारे पास पहले से पृष्ठभूमि है उसको तो अपने जेहन में रखिए ही रखिए। अब थोड़ा सा यहाँ की परिस्थिति पर आपको गौर करना पड़ेगा। यहाँ स्थिति ये है कि रॉबर्ट क्लाइव पराजित हुआ है और एक और डुप्ले जीता है। डुप्ले के हाथों विजय हासिल हुई है, तो वहीं क्लाइव के हाथों पराजय लगी। अब दोनों ही शक्तियां एक दूसरे को दबाने के लिए अवसर में लग गई। एक और जहां डुप्ले की महत्वाकांक्षा ये है कि किसी भी तरह से हम इस क्षेत्र से, दक्षिण से अंग्रेजों को बाहर निकाल दें, तो दूसरी ओर रॉबर्ट क्लाइव बदले के भावना से घिरा हुआ है। उसको लगता है कि हमारी पराजय का बदला हम कैसे लें, कैसे हम अपने शक्ति का प्रदर्शन, अपने सर्वश्रेष्ठता का प्रदर्शन दक्षिण में करें।
अब इसके लिए अवसर चाहिए, तो इसके लिए अवसर मिलता है इन दोनों ही राज्यों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध। पहले ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से युद्ध शुरू हुआ, तो दूसरा युद्ध इन दोनों राज्यों के उत्तराधिकार का युद्ध से शुरू होता है। अब यहां पर जो सक्सेसर हैं इन स्थानीय या क्षेत्रीय राज्यों के, कर्नाटक के नवाब और हैदराबाद के नवाब, इनके जो सक्सेसर हैं, उत्तराधिकारी हैं, वो अपने अपने राज्य में उत्तराधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और उसको या इस परिस्थिति को एक अवसर के रूप में समझा गया डुप्ले और रॉबर्ट क्लाइव दोनों के द्वारा, कि हम लोग दोनों शामिल होकर के अपने अपने फायदे के लिए, कि हम लोग इसमें शामिल होकर के, इनका दुश्मनी, कंपनी का दुश्मनी दूसरे कंपनी से है, या अभी यहाँ पर इनको नवाब से या निजाम से कोई लेना देना नहीं है। इनकी दुश्मनी है फ्रेंच कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी की दुश्मनी अभी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से। इनको ना तो कर्नाटक के नवाब से कोई दिक्कत है और ना तो इनको हैदराबाद के नवाब से कोई दिक्कत है। लेकिन लड़ाई कैसे हो, तो लड़ाई करने के लिए अवसर चाहिए। तो याद रखिए, डुप्ले पिछले युद्ध में, प्रथम युद्ध में विजय हासिल किया था, इसलिए उसकी महत्वाकांक्षा उबाल पर थी या उफान पर थी। वो और ज्यादा शक्ति चाहता था। वो अब चाहता था कि इस क्षेत्रीय राजनीति में प्रवेश किया जाए और यहाँ की जो शक्तियां हैं, जो राजा है, नवाब है, उसको इन्फ्लुएंस किया जाए, उसको प्रभावित किया जाए और उसको प्रभावित करके अधिक से अधिक रिवार्ड लिया जाए, जमींदारी ले लिया जाए, व्यापार करने का एक अधिकार ले लिया जाए और उन पर प्रभाव डाल करके दोनों ही पक्ष, अंग्रेज भी और ये भी, फ्रेंच भी, अपने प्रतिद्वंदी को दक्षिण से बाहर निकालें। इसी सोच के साथ इनको अवसर मिल जाता है हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के संघर्ष में। दरअसल कहानी की शुरुआत तब होती है जब हमको दोनों ही समझना है, ये कर्नाटक है, कर्नाटक राज्य, और ये है हैदराबाद राज्य। हैदराबाद में निजाम है। तो 1700, हमने बोला कि 1749 में शुरू होता है, 1749 से 1754 तक। तो घटना की शुरुआत तब होती है जब हैदराबाद में के जो निजाम थे, निजामुल मुल्क आसफ जाह, 1748 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके बाद उनका उत्तराधिकारी के रूप में उनका पुत्र नासिर जंग गद्दी पर बैठता है। लेकिन निजाम या आसफ जाह का जो पोता था मुजफ्फर जंग, वो इसकी सत्ता को नहीं स्वीकार कर रहा था। वो चाहता था कि वो स्वयं हैदराबाद का नवाब बने। लेकिन 1748 में नासिर जंग हैदराबाद का नवाब बन गया था और मुजफ्फर जंग इससे असंतुष्ट था और स्थिति ऐसी हो गई थी कि हैदराबाद में गृह युद्ध होने की पूरा माहौल बन गया था। अब अंग्रेजों के लिए और फ्रांसीसियों के लिए, विशेष करके फ्रांसीसियों के लिए, क्योंकि इसमें पहल सबसे पहले फ्रांसीसियों ने ही की, तो फ्रांसीसियों के लिए अवसर हो गया। दूसरी ओर अगर हम क्या देखें तो कर्नाटक में, अर्काट में भी यही होता है। कर्नाटक की राजधानी जो अर्काट है, यहां पर भी कुछ इसी तरह का घटना घटती है। घटना क्या घटती है कि जो चंदा साहब 1740 में गिरफ्तार करके मराठों के द्वारा ले करके चले गए थे, वो 1748 में वहां से छूट करके आता है और जब यहां पर आता है तो देखता है कि यहां पर अनवरुद्दीन सत्ता में है। दावेदार कौन था इस शक्ति का या इस राज्य का? चंदा साहब, दामाद उसका, किसका? दोस्त अली का। लेकिन ये दोनों नहीं थे। ऐसी स्थिति में हैदराबाद के निजाम ने अनवरुद्दीन को यहाँ का गद्दी दे दिया था, अपने विश्वास भाजक को या विश्वास पात्र था, क्योंकि दक्षिण के सूबे का जिम्मेवारी फाइनली इसी के हाथ में था, इसी के ऊपर था, क्योंकि मुगलों का प्रभाव इस क्षेत्र में दक्षिण में नहीं था, जो प्रभाव था इसी का था। तो अनवरुद्दीन को इसने बैठा दिया था। लेकिन चंदा साहब जब आया तो वो कहा कि नहीं, हम दावेदार हैं, हम उत्तराधिकारी हैं। तो ये
एक नया संघर्ष शुरू हो गया। तो दोनों ही जगह पर एक तरह से एक ऐसी राजनीतिक विडंबना का दौर या एक ऐसी राजनीतिक विडंबना का माहौल शुरू हो गया जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के लिए अवसर साबित हुआ। डुप्ले ने सोचा कि क्यों नहीं इसी समय इन दोनों ही विरोधी शक्तियों को, मुजफ्फर जंग को और चंदा साहब को हम समर्थन दे दें और इन दोनों को मदद करके इनको सत्ता दिला करके, मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में और चंदा साहब को कर्नाटक में सत्ता दिला करके बाद में हम इनसे कुछ रिवार्ड ले लेंगे, उपहार ले लेंगे, जमींदारी ले लेंगे, कैश भी ले लेंगे और व्यापार करने का अधिकार भी ले लेंगे। इसी उद्देश्य से डुप्ले ने इन दोनों को सहयोग देना शुरू किया और ऐसी स्थिति में इन तीनों ने मिलकर के, डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब, इन तीनों ने मिलकर के 1749 में ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को अंबर के युद्ध में पराजित कर हत्या कर देते हैं। अंबर का युद्ध, अंबर के युद्ध में 1749 में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को ये तीनों, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब प्लस डुप्ले, इन तीनों ने मिल करके अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन को पराजित करते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं और उसके बाद चंदा साहब अरकाट का नवाब बन जाता है। तो दूसरी ओर इधर नासिर जंग के समर्थन में अंग्रेज खड़े हो गए। उनको लगा कि अगर डुप्ले या फ्रांसीसी इस तरह से हस्तक्षेप कर लेंगे और प्रभाव जमा लेंगे तो उनके अधिकार तो गए, न तो उनके पास व्यापार करने की स्वतंत्रता रह जाएगी और न तो वो सुरक्षित रह पाएंगे क्योंकि फ्रांसीसी और शक्तिशाली हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में उन्होंने, क्लाइव ने नासिर जंग के साथ संबंध बनाया या घनिष्ठता स्थापित कर ली उसकी सत्ता को सुरक्षित करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि नासिर जंग भी इनके साथ लड़ते हुए, इनको दबाते हुए मारा गया और उसके बाद यहाँ की सत्ता पर मुजफ्फर जंग बैठ गया। अब दोनों ही जगहों पर, यहाँ पर चंदा साहब वो भी किसके फेवर के हैं? डुप्ले का, फ्रांसीसी का। यहाँ पर मुजफ्फर जंग वो भी किसके फेवर का है? डुप्ले का। अब ये जो समय है ये पूरी तरह से फ्रांसीसियों के फेवर में आ गया। इस विजय के उपरांत डुप्ले को रिवार्ड भी मिला। रिवार्ड क्या मिला? तो हैदराबाद के निजाम ने कृष्णा नदी के जो शेष क्षेत्र था, कर्नाटक के अलावा जो क्षेत्र था मुगलों का, उसका गवर्नर बनाया डुप्ले को। पहला रिवार्ड ये मिला। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का, कृष्णा नदी के दक्षिण का क्षेत्र का, डुप्ले को गवर्नर बनाया गया। पहला इसको पुरस्कार ये मिला। दूसरा, कृष्णा नदी से उत्तर का ये जो एरिया है जिसको उत्तरी सरकार या नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है, ये क्षेत्र भी इसको हासिल हुआ, जो कि कृष्णा नदी से लेकर के महानदी तक का जो कोस्टल रीजन है, तटवर्ती क्षेत्र, इसको उत्तरी सरकार कहा जाता था। उत्तरी सरकार, ये क्षेत्र भी इसको पुरस्कार में मिला। यहाँ का भी जमींदारी इधर का मिल गया। दक्षिण का, कृष्णा नदी का दक्षिण का गवर्नर बना, इधर का जमींदारी मिल गया। तीसरा, मसूलीपट्टम। मसूलीपट्टम का क्षेत्र जो है ये भी इनके हवाले कर दिया गया। तो ये 3 पुरस्कार मिला डुप्ले को। सिर्फ किस वजह से? तो इन दोनों ही उत्तराधिकारियों को
उनके राज्य में सत्ता दिलाने के फलस्वरूप या सत्ता दिलाने के पुरस्कार स्वरूप। अब डुप्ले की शक्ति और प्रभाव पूरे दक्षिण की राजनीति पर स्थापित हो गए। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों के मन में भय पैदा होना स्वाभाविक था। क्या करते हो? तो उनको अवसर की तलाश थी। उनको अवसर मिला। अवसर कब मिला? तो जब कर्नाटक के नवाब चंदा साहब सत्ता हासिल कर लिया तो अनवरुद्दीन का पुत्र था मोहम्मद अली। अनवरुद्दीन जो इससे पहले मारा गया था, जो इन लोगों ने मिलकर के हत्या जिसकी की थी, उसका पुत्र का नाम था मोहम्मद अली। वो बेचारा भाग करके मोहम्मद अली डर से, चंदा साहब के डर से भाग करके यहां पर त्रिचिन्नापल्ली में चले आया। त्रिचिन्नापल्ली यहीं पर आकर के इस उम्मीद से आया कि वो अंग्रेजों से मदद लेगा और मदद लेकर के अपने राज्य को पुनः पाएगा और अपनी जान भी बचाएगा। अंग्रेजों को ये अवसर दिखा। जब कर्नाटक के नवाब को ये बात पता चली कि मोहम्मद अली त्रिचिन्नापल्ली में अंग्रेजों के शरण में गया है, तो ऐसी स्थिति में नवाब के सीधे पैर अब अंग्रेजों से भी हो गए और डुप्ले की सेना और कर्नाटक के नवाब की सेना दोनों मिलकर के त्रिचिन्नापल्ली को घेर लिए। क्लाइव ने एक चालाकी की। जब कर्नाटक के नवाब अपनी सेना को लेकर के दक्षिण में त्रिचिन्नापल्ली का घेरा किया हुआ था, क्लाइव ने क्या किया कि अपनी मद्रास से सेना को लेकर के कर्नाटक की राजधानी आरकाट को ही घेर लिया। क्योंकि नवाब दक्षिण त्रिचिन्नापल्ली आया हुआ था अपना सेना लेकर के, तो उसको इस पर दबाव बनाने के लिए वो कर्नाटक के राजधानी आरकाट को ही सीधे घेर लिया। जब नवाब को यह पता चला कि उसके राजधानी ही घिर गया है, तो नवाब अपनी सेना को लेकर के वापस गया और 53 दिन के बाद नवाब अपने राजधानी को अंग्रेजों के या क्लाइव के नियंत्रण से छुड़ाने में सफल हुआ। 53 दिन के बाद इधर दक्षिण में देखें तो त्रिचिन्नापल्ली भी अंग्रेजों ने कब्जा लिया और अंग्रेजों के दबाव के पड़ने की वजह से कर्नाटक का नवाब भाग करके यहां से तंजौर में चले आया और यहां पर आकर के छुप गया, क्योंकि उसको अब अपनी शक्ति का पता चल गया था। उनको फ्रांसीसियों की शक्ति का भी पता चल गया था। दो मोर्चे पर तो छोड़िए, एक मोर्चे पर भी वो उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में वो अपनी जान बचा करके तंजौर भाग गया। और तंजौर में ही कर्नाटक, और जब तंजौर भाग गया वो तंजौर स्टेट में, तो मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन गया, उसको बना दिया गया और मोहम्मद अली के आदेश पर चंदा साहब की हत्या कर दी गई और एक चैप्टर क्लोज हो गया। अब ये जो डुप्ले की महत्वाकांक्षा थी वो पूरी तरह से धरे के धरे रह गई और चाह करके भी डुप्ले कुछ नहीं कर पाया। डुप्ले अंग्रेजों से विजय हासिल नहीं कर पाया था, क्योंकि डुप्ले की जो स्ट्रेटेजी थी, जो रणनीति थी, फ्रांसीसी कंपनी के अन्य अधिकारी उसके समर्थन में नहीं थे। अंग्रेजों के साथ क्या था कि वो प्राइवेट कंपनी था, इनकी जिम्मेदारी जिस लेवल पे है उसी लेवल पर निर्धारित होती थी।
लेकिन पब्लिक सेक्टर यूनिट होने की वजह से इसमें हायरकी बना हुआ था, जिम्मेवारी ऊपर वाले पर निर्धारित होती थी। और जब ये डुप्ले गवर्नर बन करके अपनी रणनीति को लागू करने के लिए, स्ट्रेटेजी को लागू करने की कोशिश करता था, तो इसके अन्य अधिकारी इसके सपोर्ट में नहीं रहते थे। इससे पहले भी हम लोग देखे थे कि ला बुडाने ने मद्रास को वापस कर दिया था, लेकिन डुप्ले ने स्वयं ऐसा किया था। इस वजह से डुप्ले को इस युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ा। और फाइनली 1754 में ही डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया जाता है और उसके जगह पे गोडेहू को पांडिचेरी का गवर्नर बना करके भेजा जाता है। गोडेहू 1754 से लेकर के 1757 तक, 1751 से लेकर के 1754 से लेकर के 1757 तक लगभग 4 वर्षों तक पांडिचेरी का गवर्नर रहता है। और ये आता है आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के साथ संधि समझौता करता है और माहौल को शांत करता है, और जो स्थिति यहाँ पर थी उसको ऐसे ही बने रहने देता है। यानी हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में मोहम्मद अली का शासन है। इधर तक ईस्ट इंडिया कंपनी में रॉबर्ट क्लाइव है, और ये फ्रांसीसियों का रिप्रेजेंटेटिव बनकर के, गवर्नर बनकर के गोडेहू आता है। अंग्रेजी और फ्रांसीसियों की लड़ाई का तीसरा दौर तब शुरू होता है जब 1758 में, कर्नाटक का तीसरा दौर तब शुरू होता है जब 1758 में काउंटर लाली फ्रांसीसी गवर्नर बनकर के भारत आता है। काउंट लाली भी या काउंटर लाली भी, काउंट लाली 1758 से लेकर के 1758 से लेकर के लगभग 1761 तक भारत का गवर्नर रहता है। भारत में फ्रांसीसियों का गवर्नर रहता है। अब काउंट लाली बहुत ही साहसी, वीर, संघर्षी गवर्नर था, लेकिन इसकी एक व्यक्तित्व में कमजोरी भी थी। कमजोरी ये था कि ये बहुत जल्दी ही उत्तेजित और क्रोधित हो जाया करता था। एंजाइटी और गुस्सा इसमें बहुत ज्यादा था। ये बहुत ही संघर्षशील, योद्धा, पराक्रमी, साहसी, सब कुछ था। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्रोध और उत्तेजना हावी हो, एंजाइटी हावी हो, एग्रेसिवनेस हो, तो वो उसके लिए एक नकारात्मक होता है। काउंट लाली में ये कमी थी। उसे इसलिए भेजा गया था फ्रांस की सरकार के द्वारा कि वो यहां पहुंच करके जो फ्रांसीसियों की प्रतिष्ठा, उसकी साख को बट्टा लगा है, धक्का लगा है, उसको पुनः स्थापित करेगा। वो जिम्मेवारी इस पर थी। फ्रांस की सरकार को इससे आशा भी थी, अपेक्षा भी थी। ऐसी स्थिति में ये अपनी आशा के अनुरूप व्यवहार करना शुरू किया। और सबसे पहले इसने जब ये आया तो मद्रास पर आकर के घेरा डाला और अटैक भी किया। और उसके बाद इसने फोर्ट सेंट डेविड जो पांडिचेरी के पास ही था, इस पर भी, जो अंग्रेजों का था, इस पर भी घेरा डाला। अंग्रेजों पर दबाव बनाने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव बनाने के लिए। कब की बात है? 1758 की बात है। याद रखिए,
इससे पहले 1757 में 1757 में अंग्रेज प्लासी के युद्ध में विजय हासिल कर चुके थे, अपनी शक्ति को सिद्ध कर चुके थे, अपनी डिप्लोमेसी को, कूटनीति को साबित कर चुके थे। वो षड्यंत्रों के माध्यम से बंगाल के नवाब को पराजित कर चुके थे, सिराजुद्दौला जैसे नवाब को। तो उनका मनोबल चरम पर था। और इससे पहले भी 1751 तक उन्होंने कर्नाटक के नवाब को भी, उन्होंने दुप्ले को के ऊपर भी अपनी श्रेष्ठता या सर्वोच्चता स्थापित कर चुके थे। इनका मनोबल पूरा हाई था, क्योंकि एक तरफ ये पलासी के युद्ध में विजय हासिल कर चुके थे, इन्हें बहुत यहाँ से रिवार्ड मिला था, उपहार मिला था। अब इनका विजन और मोटिव पूरी तरह से क्लियर था कि उनको क्या करना है। अब उनका एक ही मकसद था कि पूरे भारत की समकालीन शक्तियों में सबसे श्रेष्ठ शक्ति बनना है। इनके समक्ष एक ही चुनौती था, मराठे भी 1761 में पराजित हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब 1758 में जो पलासी के विजय के बाद एक ही वर्ष बाद ये पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाता है दक्षिण में। किसके द्वारा? काउंट लाली के द्वारा कर दिया जाता है। काउंट लाली इतना ही में नहीं संतुष्ट होता है, बल्कि काउंट लाली की एक समस्या इस तंजौर राज्य के साथ भी था, क्योंकि तंजौर राज्य के साथ इसका कुछ लेन देन बकाया था। करीब 56 से 60 लाख रुपए का इसका बकाया था, वो उससे वापस लेना चाहता था और इसके लिए वो इस पर दबाव भी बना रहा था। ऐसी स्थिति में तंजौर ने अंग्रेजों से मदद ली और अंग्रेजों ने, जो इस समय पलासी के युद्ध से विजय हासिल करके इनकी हौसला बुलंद थी, उन्होंने तंजौर का मदद किया और मजबूरन काउंट लाली को इनके साथ समझौता करना पड़ा। ये स्थिति में काउंट लाली का मनोबल थोड़ा सा कमजोर हुआ, लेकिन हार नहीं माना। अच्छा, एक और बात हम बताना भूल गए थे कि जब दूसरा कर्नाटक का युद्ध हुआ था तो डुप्ले अपना रिप्रेजेंटेटिव हैदराबाद के दरबार में, जैसे उसको हम लोग देखे तो उत्तरी सरकार मिला था, कृष्णा नदी के दक्षिण का गवर्नरी मिला था, मसूलीपट्टनम का क्षेत्र मिला था, और इसके एवज में, इसके बदले में डुप्ले अपने एक सेनापति बुस्सी, उसका नाम बुस्सी था, को हैदराबाद के दरबार में रख दिया था, ताकि हैदराबाद के राज या हैदराबाद के नवाब को किसी तरह का कोई संकट ना हो, किसी तरह का कोई समस्या ना हो। अपनी एक सैनिक टुकड़ी यहाँ रखती थी और स्वयं पांडिचेरी में रहता था और कर्नाटक के नवाब को प्रोटेक्शन देता था। तो यहाँ पर ये अपना सेना रख दिया था। हमारा स्लिप ऑफ माइंड हो गया था, हम बताना भूल गए थे, याद रखिएगा। तो 4 घटनाएं आफ्टर सेकंड कर्नाटक वार के बाद हुआ था, जिसको हमको याद रखना है। तो जब ये स्थिति हो गया, काउंट लाली को वापस होना पड़ा, तो इसके अंदर की जो महत्वाकांक्षा थी या इसके अंदर का जो क्रोध था वो शांत नहीं हुआ था, वो अवसर की तलाश में था। (1758) में ही काउंट लाली ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए हैदराबाद से बुस्सी को बुलाया और स्वयं अपनी सेना लेकर के इस पर कब्जा करने के लिए चल दिया। क्लाइव जो उस समय बंगाल में था, उसने अपने एक कर्नल फोर्ड को मद्रास को बचाने के लिए भेजा। कर्नल फोर्ड, नाम इसका नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, कर्नल फोर्ड का उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो कर्नल फोर्ड को क्लाइव यहां से भेजता है मद्रास के बचाने के लिए।
और इन दोनों के बीच में कर्नल फोर्ड और इसके बीच में कर्नल फोर्ड के दबाव में मद्रास के जो घेराबंदी था, काउंट लैली को उठाना पड़ा। काउंट लैली अपने सेना को हटा लिया। कर्नल फोर्ड की जब सेना आई तो, लेकिन स्थिति यहां पर अभी नहीं सुधरी है, क्योंकि इसी दौरान ये जो दौर है थर्ड कर्नाटक का वार का, ये वो दौर है जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो जाता है। 1756 से लेकर के 1763 तक यूरोप के सभी राज्य आपस में लड़ते हैं, जिसको इतिहास में सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो 1756 से 1763 तक चलता है। अब इधर सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में हो रहा है और उसकी लपट, उसका प्रभाव यहां भी शुरू हो जाता है। बहाना है सिर्फ ये सब, असली आग यहां पे है। यहां पर जब संबंध सुधर जाएगा तो यहां पर भी संबंध सुधर जाएगा। तो जब 1758 में हम देखते क्या है कि कर्नल फोर्ड जब इस पर दबाव बनाता है तो ये वापस ले लेता है, लेकिन इसके मन में अभी भी चैन नहीं है। 1761 में क्या देखते हैं, 1760 में क्या देखते हैं कि दोबारा काउंट लैली और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना आपस में वांडीवास में भिड़ती है। वांडीवास, इसको वांडीवास का युद्ध भी कहा जाता है। पहला युद्ध हुआ था सेंट टोमे का युद्ध, सेंट टोमे का युद्ध। दूसरा वांडीवास का युद्ध। ये 1760 में होता है। किसके किसके बीच? काउंट लैली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेनापति होता है, कमांडर इन चीफ, वो है आयरकुट। तो आयरकुट और काउंट लैली की सेना का भिड़ंत होता है वांडीवास में, और इस युद्ध में काउंट लैली पराजित हो जाता है। और पराजित होने के बाद 1761 में ही हम क्या देखते हैं कि पांडिचेरी भी इनके हाथ से निकल जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी उसको अपने कब्जे में ले लेती है। तो इनकी जो प्रेसिडेंसी थी, जो कैपिटल था फ्रांसीसियों का, वो भी वांडीवास के युद्ध के बाद इनके हाथ से निकल जाता है और पूरी तरह से दक्षिण की राजनीति में इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इनके और दो स्थान थे, जैसे एक था यहीं पर माही, यह भी फ्रांसीसियों का केंद्र था, इस पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। यहीं पे एक और क्षेत्र था जिंजी। यानी कहने का कुल मिला जुला करके मतलब यह है कि जितने भी फ्रांसीसियों के, जहां जहां भी फ्रांसीसियों का फैक्ट्री था, जब उनका प्रेसिडेंसी पांडिचेरी या उनकी राजधानी ही छीन जाती है, तो ये सब क्षेत्र भी अंग्रेजों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कब्जा लिया जाता है वांडीवास के युद्ध के बाद। लेकिन दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में पेरिस का संधि होता है, और पेरिस की संधि में यह समझौता होता है कि जो जो क्षेत्र फ्रांसीसियों से छीने गए हैं उनको वापस लौटा दिया जाए और यथास्थिति बना लिया जाए। ऐसी स्थिति में फ्रांसीसियों को उनके क्षेत्र वापस लौटा दिए जाते हैं। और फ्रांसीसियों का कद पूरी तरह से या प्रभाव पूरी तरह से दक्षिण भारत में हमेशा के लिए या पूरे भारत में हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। एक और रोचक घटना ये घटता है
कि 1763 में जब काउंट लाली वापस फ्रांस जाता है तो वहां के राजा के द्वारा इसके इस नकारा या आप कह सकते हैं इस असफलता के से नाराज होकर के उसको फांसी की सजा भी दे दी जाती है। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, काउंट लाली ऐसा गवर्नर था जो वापस अपने राज्य या अपने देश को जाता है तो वहां के राजा के द्वारा सजा के रूप में इसे फांसी भी दे दी जाती है। तो ये कुछ घटनाएं घटी है कर्नाटक के युद्ध में। शुरुआत क्यों हुआ था और कहां पे पहुंचा। अंग्रेजों को इस समय 1763 तक अंग्रेज इस समय पूरी तरह से चरम पर थे, अपने इनकी शक्ति एकदम चरम पर थी, क्योंकि अब मराठे भी 1761 में हार चुके थे और वांडीवास के युद्ध के बाद इनको अवसर मिल गया और इन्होंने जम करके फ्रांसीसियों को तोड़ा मरोड़ा और इनके सभी क्षेत्रों को अपने कब्जा में ले लिया। हम लोग देखे थे कि 1757 के समय ही 1756 में ही अलीनगर की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने इनकी बस्ती उसी समय कब्जा लिया था। तो ये कुल मिला जुला करके कर्नाटक के युद्ध का स्थिति था। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन या प्रॉब्लम जो होगा ये सारे नाम याद रखने में, तो हम इसको बोर्ड पे मेंशन कर दिए हैं। और जो आपका मैपिंग सेक्शन आता है, मैप में भी ये सब नाम पूछा जा सकता है, जो 15 वर्ड या 30 वर्ड में 30 वर्ड में लिखना होता है, तो वो सब पे भी आप लिख सकते हैं। और ये सारे प्लेस याद रखिएगा और जितनी भी बात की हैं पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी टॉपिक पे, हमारे लिए महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, कि इनकी जो असफलता थी क्यों या उसके पीछे कारण क्या था, ये भी अपने आप में सवाल है और पूछा भी जाता है। अगर फ्रांसीसी इसलिए भी पूछा जाता है, आयोग या कमीशन बेवकूफ नहीं है कि वो सवाल पूछता है, इसलिए पूछता है क्योंकि इनके हारने के वजह से, फ्रांसीसियों को हारने के वजह से और पुर्तगालियों के पराजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोई शक्ति नहीं था जो उसको चुनौती दे सके। अगर ये रहते तो ये आपस में लड़ते रहते, अगर ये आपस में लड़ते रहते तो भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय समाज पर ज्यादा प्रभाव या इन्फ्लुएंस नहीं होता। क्योंकि जब दो शक्तियां आपस में लड़ती है तो तीसरे को उससे फायदा ही होता है। जैसे अभी वर्तमान ग्लोबल पॉलिटिक्स में देखें तो रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है और सबसे ज्यादा फायदा भारत को हो रहा है। दूसरी ओर अन्य यूरोपीय कंपनियों को भी फायदा हो रहा है, यूरोपीय देशों को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि वो अपने वारहेड्स, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी वो सब बेच रहे हैं खूब और उनके लिए बाजार है। उसके बाद युद्ध के बाद भी उनके लिए अवसर होगा। यूक्रेन का पुनर्निर्माण में वो इन्वेस्ट करेंगे, सड़क बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, टेक्नोलॉजी बना देंगे, सब कुछ फैक्ट्री लगाएंगे, बाद में भी फायदा होगा। तो इनको शक्ति को सीमित करने के लिए कोई शक्ति नहीं था, इसीलिए हमारे लिए अगर वो होता तो भारत की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। अब यहाँ पे अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे शक्तिशाली हो जाएगी भारत में, उसको चैलेंज देने वाला कोई नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पूरे भारत में अब उसकी मोनोपोली चलेगी, जो भारत के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर फ्रांसीसी क्यों हारे। इसलिए नहीं पूछा जाता है कि फ्रांसीसियों से हमारा कोई विशेष लगाव है, इसलिए पूछा जाता है कि हम ये आशा में रहते कि अगर काश वो होते, अगर फ्रांसीसी बने होते, बचे रहते, तो भारत को अंग्रेजों की जो शक्ति या जो कोप भाजन या कोप का प्रभाव पड़ा भारत पर, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। अब ये पूरे फोकस भारत पर करने लगे। यहाँ की स्थानीय राजनीति को, स्थानीय अर्थ, लोकल इकोनॉमी को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल पॉलिटिक्स को, सबको इन्फ्लुएंस करने लगे अपने फेवर में। अगर ये सब बने रहते तो ये चैलेंज करते।
तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि क्यों हारे फ्रांसीसी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।